हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एग्ज़ाम गुरुजी के यूट्यूब चैनल में। आज ये हमारी जो पीएससी 2020 की टेस्ट सीरीज चल रही है उसका एमपी का जो सेकंड टेस्ट डिस्कशन है, जिसमें आज हम मध्य प्रदेश के भौगोलिक स्वरूप एवं जलवायु से संबंधित 20 क्वेश्चन इसमें आज हम देखने वाले हैं। मुझे उम्मीद है कि इस लॉकडाउन में आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और आप निरंतर पढ़ाई करते रहिए। जो लोग 2019 मेंस की तैयारी में लगे वो मेंस की तैयारी करते रहिए। जिन लोगों के अच्छे नंबर है कि जिन्हें उम्मीद है कि हमारा मेंस निकल जाएगा वो लोग मेंस में लगे रहिए। और जो लोग 2020 पर फोकस है या जिन लोगों के नंबर अभी भी कम है 2019 के प्री के पेपर में, तो वो लोग अपने 2020 की तैयारी पे अभी से फोकस हो जाइए, ताकि आपको जब भी प्री का एग्ज़ाम होगा तब आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। क्योंकि अब की बार आप लोगों को पता भी होगा कि पीएससी ने अब की बार अपना सिलेबस चेंज कर दिया है। अब जब सिलेबस चेंज किया है तो उसमें बहुत सारी नई चीज़ें भी पीएससी ने इस बार जोड़ दी है। तो हमने जो हमारी ये टेस्ट सीरीज बनाई है ये आपको पूरी अपडेट सिलेबस के अनुसार मिलेगी। तो आप लोग हमारी टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हो। आज की हमारी क्लास हम स्टार्ट करें उससे पहले हम आपको हमारी टेस्ट सीरीज के बारे में बता देते हैं। ये हमारी पीएससी प्री 2020 की टेस्ट सीरीज है जो आपको 499 रुपये में प्राप्त होगी। टोटल इसके अंदर 125 टेस्ट होने हैं। अभी इसके अंदर लगभग 101 टेस्ट जो होने वो होने आपके सब्जेक्टिव टेस्ट, जिसमें आपको सब्जेक्ट की तैयारी आप करते रहिए। फिर आप हमारी जो एग्ज़ाम गुरुजी है फिर उस पर आकर आप अपना टेस्ट दे सकते हैं। और इसमें जब आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा तब हम एफएलटी स्टार्ट करेंगे, जिसमें आपके फुल लेंथ टेस्ट होंगे। जैसे आपका पीएससी का पेपर आता है प्री का, वैसे ही हम इसके अंदर टेस्ट रखेंगे जिसमें 100 क्वेश्चन आपके होने वाले हैं। ये आपको 499 रुपये में आपको टेस्ट सीरीज प्राप्त हो जाएगी। एक बात और बता देता हूँ, जिन लोगों ने हमारे नोट्स अब की बार लिए हैं 2020 के प्री के नोट्स जिन लोगों ने हमारे पास से लिए उन लोगों के लिए स्पेशल डिस्काउंट है। उन लोगों को 100 रुपये का यहाँ पे डिस्काउंट दिया गया है। उन लोगों को 399 रुपये में टेस्ट सीरीज प्राप्त हो जाएगी। साथ ही साथ में जो लोग अभी न्यू नोट्स लेने वाले हैं वो लोग आप 999 रुपये के हमारे नोट्स हैं और 499 की टेस्ट सीरीज है, तो आप 100 रुपये कम करके नोट्स और टेस्ट सीरीज दोनों परचेज कर सकते हैं। तो ये आपको हमारी टेस्ट सीरीज है, आप ज्वाइन कर सकते हो। अच्छी टेस्ट सीरीज है, आपको बहुत हेल्प करेगी आपकी पढ़ाई में। अब हम हमारी आज की क्लास स्टार्ट करें उससे पहले हम आपको हमारे टॉपर्स का नाम बताने वाले हैं, क्योंकि ये लोग लगातार टेस्ट दे रहे हैं और बहुत अच्छे से अपना पढ़ाई कर रहे हैं। इन लोगों के नंबर भी बहुत अच्छे हैं। इसमें आप देखिए यहाँ पे ये जो रोशन सवाई सिंह जी है, इनके आज जो आपके नंबर है, इन्होंने सबसे अच्छे नंबर आज आप ये पाए हैं। इनके कितने नंबर है आज के टेस्ट में, तो इनके जो आज के नंबर है इन्होंने आपके 32 नंबर, टोटल 50 क्वेश्चन में से 32 क्वेश्चन इन्होंने ठीक किए। रोशन सवाई सिंह जी आज फर्स्ट रैंक प्राप्त की हैं। सेकंड टॉपर जो है उनका नाम है आपका राजा ने आज यहाँ पे 32 नंबर इन्होंने भी प्राप्त किए। लेकिन राजा और रोशन में ये अंतर है क्योंकि इन्होंने कम समय में अपना टेस्ट दिया है। तीसरे पे आपके ओम प्रकाश, इन्होंने 30 नंबर प्राप्त किए हैं। फोर्थ पे आपके योगेंद्र सिंह 29 और फिफ्थ पे आपके विक्की चौहान। इन पांचों टॉपर्स को हमारी एग्जाम गुरुजी फैमिली की तरफ से बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन। आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कि मध्य प्रदेश के मालवा को क्या कहा जाता है, या मालवा को कहा जाता है गेहूं का भंडार, झीलों का क्षेत्र, मैग्नीज क्षेत्र, या ये सभी। आपने मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन पढ़ा होगा। मध्य प्रदेश को 7 भौतिक विभागों में बांटा गया है। उनमें ही आपका एक भौतिक विभाग आता है आपका मालवा का पठार। मालवा के पठार की बहुत सारी विशेषताएं हैं। इनमें से एक विशेषता इसमें आंसर में आपको मैच कर रही होगी, क्योंकि मैंने आपसे पूछा है कि मालवा के पठार को क्या कहा जाता है। गेहूं का भंडार बोलते हैं, झीलों का क्षेत्र बोलते हैं, मैग्नीज क्षेत्र बोलते हैं, या ये सभी बोलते हैं। तो जल्दी आप सभी लोग आंसर दीजिए कि मालवा के पठार को हम क्या बोलते हैं। तो पहला क्वेश्चन का जो आंसर होगा, मध्य प्रदेश के मध्य भाग में जो सबसे बड़ा भौतिक विभाग देखते हो तो वो सबसे बड़ा भौतिक विभाग है आपका मालवा का पठार। तो मालवा का पठार की सबसे अच्छी बात है कि यहाँ की जलवायु बहुत अच्छी है, अर्थात सम जलवायु का ये क्षेत्र है। जब ये सम जलवायु का क्षेत्र है तो यहाँ पे आपका गेहूं की फसल सबसे अच्छी होती है। आप मध्य प्रदेश के सबसे ज्यादा गेहूं उत्पादक जिले देख लीजिए, जैसे कि आपने होशंगाबाद का नाम सुना होगा, सीहोर का नाम सुना होगा, जहाँ का सर्वाधिक गेहूं बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। वो आपको जितना भी गेहूं प्राप्त होता है वो अधिकांशतः गेहूं आपको मालवा के क्षेत्र से प्राप्त होता है।
इसी कारण हम मध्य प्रदेश का जो मालवा का क्षेत्र है उसे हम गेहूं का भंडार बोलते हैं। तो जिन लोगों ने इसका आंसर मध्य भारत या मालवा का पठार लगाया है या गेहूं का भंडार लगाया, उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, आपको मैप में भी बता देते हैं। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से किसे पूर्वी पठार कहा जाता है? 7 भौतिक विभाग आपने देखे हैं, तो मैंने आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि किसे हम पूर्वी पठार बोलते हैं। तो आप बताइए, मालवा के पठार को, बघेलखंड पठार को, बुंदेलखंड पठार को या रीवा पन्ना के पठार को? सबसे पूर्वी क्षेत्र में स्थित है वहां पठार, उस पठार का नाम आपको बताना है कि हम किसको पूर्वी पठार बोलते हैं। मालवा के पठार को बोलते हैं, बघेलखंड, बुंदेलखंड या रीवा पन्ना के पठार को? तो इसका सिंपल सा आंसर है मालवा का पठार नहीं हो सकता, क्योंकि मालवा का पठार जो है वो मध्य प्रदेश के मध्य भाग में अर्थात मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित है, इसलिए पहला आंसर नहीं है। बुंदेलखंड का पठार नहीं हो सकता, क्योंकि बुंदेलखंड का पठार मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। रीवा पन्ना भी नहीं होगा, क्योंकि बुंदेलखंड के नीचे वाला भाग और बघेलखंड के बीच वाला या ऊपर वाला भाग ये रीवा पन्ना पठार के अंतर्गत आता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो आप ये बघेलखंड का पठार देखते हो, बघेलखंड का पठार आपके मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी भौतिक प्रदेश है। आप मैप में भी देख लीजिए, ये आप मैप में यहाँ पे देख रहे हो, ये जो आप पठार देख रहे हो, इस पठार का नाम है आपका कौन सा पठार? बघेलखंड का पठार। तो ये मध्य प्रदेश के सबसे पूर्वी भाग का पठार है, इसलिए इसका आंसर होगा आपका क्या? बघेलखंड का पठार। यहाँ पे आप मालवा पठार देख लीजिए, ये मालवा पठार की स्थिति है यहाँ पे, तो मालवा पठार हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो पूर्व में है ही नहीं। अब अगर हम बुंदेलखंड की बात करें तो ये आपका बुंदेलखंड पठार है, ये भी नहीं हो सकता। रीवा पन्ना की बात करें तो आप ये रीवा पन्ना देख रहे हो, तो रीवा पन्ना भी आपका इसका आंसर नहीं है। तो इसका आंसर होगा बघेलखंड का पठार। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा भौतिक विभाग बघेलखंड का पठार है। इसकी सीमा आप देख सकते हो, इधर आपका जो राज्य लगता है वो है आपका छत्तीसगढ़, तो इसकी कुछ सीमा छत्तीसगढ़ से भी लगती है और कुछ भाग इसका मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है। मध्य प्रदेश के कुल भौतिक विभाग के 7% भाग पर ओनली ये पठार फैला हुआ है, इसलिए इसका आंसर होगा आपका क्या? बघेलखंड का पठार। क्वेश्चन नंबर 3 अब आपकी स्क्रीन पर है। भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश किसका अंग है? अब आप यहाँ पे मैंने किसका भाग है ये मैंने आपसे पूछा है, तो विंध्यन शैल समूह का, गोंडवाना लैंड का, दक्कन ट्रेप का या इनमें से कोई नहीं? तो जल्दी आप सभी लोग कमेंट करके बताइए कि भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश किसका भाग है? विंध्यन शैल समूह का है, गोंडवाना लैंड का है, दक्कन ट्रेप का या इनमें से कोई नहीं? आपने मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन या मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार पढ़ा होगा। भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार को हम यहाँ पे इसे थोड़ा सा वर्ल्ड ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट से देखेंगे। आपने वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत पढ़ा है। वेगनर एक जलवायु वैज्ञानिक थे जिन्होंने अपना महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत प्रतिपादित किया या उन्होंने अपना इस सिद्धांत दिया। उन्होंने ये बताया कि एक समय जो आपकी ये पृथ्वी थी, संपूर्ण पृथ्वी पे आप जो अलग अलग महाद्वीप देखते हो, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ये 5 महाद्वीप उस समय नहीं हुआ करते थे। संपूर्ण पृथ्वी पर एक ही स्थल भाग था या संपूर्ण पृथ्वी पर एक ही महाद्वीप था, जिसे इन्होंने आपका पेंजिया नाम दिया था। और संपूर्ण पृथ्वी पर एक ही पूरा महासागर हुआ करता था, जिन्हें इन्होंने पेंथालासा नाम दिया था। पेंजिया में विभाजन हुआ, पेंजिया 2 भागों में टूट गया। आप यहाँ पे देखिए, ये उत्तर वाला जो भाग कहलाया ये अंगारा लैंड कहलाया, और ये जो नीचे वाला भाग कहलाया ये गोंडवाना लैंड कहलाया। वर्तमान में आप देख रहे होगे, ये जो आप अफ्रीका देख रहे हो इस मैप में, ये अफ्रीका भी आपके गोंडवाना लैंड का भाग है, दक्षिण अमेरिका गोंडवाना लैंड का भाग है, अफ्रीका भी गोंडवाना लैंड का भाग है। और ये आप भारत देख रहे हो, आपका प्रायद्वीप भारत, ये भी आपके गोंडवाना लैंड का भाग है। और ऑस्ट्रेलिया भी गोंडवाना लैंड का भाग है। जब पूरा प्रायद्वीप भारत गोंडवाना लैंड का भाग है, तो मध्य प्रदेश भी आपके प्रायद्वीप भारत के अंतर्गत ही आता है, इसलिए संपूर्ण मध्य प्रदेश भी गोंडवाना लैंड का भाग है। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर गोंडवाना लैंड लगाया उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। इसलिए क्वेश्चन नंबर बी, ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा आपका बी। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अविभाजित मध्य प्रदेश कितने प्राकृतिक भागों में बटा हुआ था? अभी आप मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन पढ़ते हो तो आपने मालवा का पठार, मध्य भारत, बुंदेलखंड, बघेलखंड, रीवा पन्ना, नर्मदा सोनघाटी क्षेत्र, ये आपने पढ़े मध्य प्रदेश के भौतिक विभाग है। लेकिन जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों एक ही भाग थे, तब आपसे पूछा है कि कितने भागों में उस समय मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन था। 7 भागों में था, 8 भागों में था, 9 भागों में या 11 भागों में? तो जल्दी कमेंट करके बता दीजिए कि अविभाजित मध्य प्रदेश कितने प्राकृतिक भागों में बटा हुआ था। 7 इसका आंसर नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर आप वर्तमान में देखोगे तो इस वर्तमान में मध्य प्रदेश को 7 भौतिक विभागों में बांटा है, तो वर्तमान मध्य प्रदेश नहीं है।
8 भी इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर 9 होगा, क्योंकि आप जानते हो दंडकारण्य और बस्तर वाला क्षेत्र यह वर्तमान में छत्तीसगढ़ के पास चला गया है। ये पहले हमारे पास ही था, क्योंकि छत्तीसगढ़ हमारा हिस्सा था, तो ये भी मध्य प्रदेश के भौतिक विभाग के अंतर्गत आता था, लेकिन वर्तमान में अब नहीं है। तो 9 में से आप 2 घटा दोगे तो 7 बचते, लेकिन मैंने अविभाजित मध्य प्रदेश का पूछा था, इसलिए इसका आंसर होगा आपका 9। या जिन लोगों ने इसका आंसर सी लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है, इसलिए इसका आंसर होगा सी। तो क्वेश्चन 4 का आंसर जिन लोगों ने सी दिया उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बालाघाट जिले में पाए जाने वाले धारवाड़ सेल समूह को किस सीरीज की संज्ञा दी जाती है? आप जब भारत का भूगोल पढ़ते हो तो भारत के भूगोल में आपको चट्टानों की संरचना बताई जाती है, भौतिक प्रदेश बताए जाते हैं। उन चट्टानों की संरचना में आपने आर्कियन, धारवाड़, कुडप्पा, विंध्यन, गोंडवाना और दक्कन ट्रेप नाम सुना होगा। इनमें धारवाड़ सेल समूह है, जिन्हें हम, क्योंकि हमारे 2 जिले हैं बालाघाट और छिंदवाड़ा, जहाँ पे धारवाड़ सेल समूह की ज़्यादा अधिकता है। तो धारवाड़ सेल समूह को मैंने यहाँ पे आपसे पूछा है कि बालाघाट में किस नाम से जानते हैं। तो आपसे पहला यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, सोसर सीरीज बोलते हैं, संकोली सीरीज बोलते हैं, चिल्पी सीरीज बोलते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी कमेंट करके आप आंसर बता दीजिए कि जो बालाघाट जिले में पाए जाने वाले धारवाड़ सेल समूह को किस सीरीज की संज्ञा दी जाती है। तो यहाँ पे आप देखिएगा 2 जिले की हम बात कर रहे हैं। एक जिला आपका जो है उसका नाम है आपका क्या, बालाघाट, और दूसरा जो जिला है उस जिले का नाम है आपका कौन सा, छिंदवाड़ा। जब आप खनिज पढ़ोगे तब भी हमको इन चट्टानों के नामों की आवश्यकता पड़ेगी, तो अभी आप इनके नाम से रूबरू हो लीजिए। क्योंकि जो बालाघाट है, बालाघाट में हम धारवाड़ सेल समूह को क्या बोलते हैं, तो बालाघाट में बोलते हैं चिल्पी सीरीज, और जो छिंदवाड़ा क्षेत्र आता है, छिंदवाड़ा में हम बोलते हैं इसे आपकी क्या, सोसर सीरीज। तो जिन लोगों ने इसका आंसर चिल्पी सीरीज अर्थात सी लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। तो बालाघाट जिले में पाए जाने वाले धारवाड़ सेल समूह को हम चिल्पी सीरीज के नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन 5 का आंसर आपका सी होगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर, कैमूर भांडेर श्रेणी निम्न में से किससे संबंधित है? आपने अगर 2018 मेंस का क्वेश्चन पढ़ा होगा तो उसमें ये क्वेश्चन भी था। मेंस में 3 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा था, और अभी भी आपके आगे भी अगर सिलेबस चेंज हुआ है तो उसमें भी आपके 3 नंबर के क्वेश्चन तो हूबहू वैसे के वैसे ही आने हैं। तो हो सकता है ये क्वेश्चन आपके लिए वापस प्री के साथ साथ मेंस में भी रिपीट हो जाए। साथ ही साथ 2016 का प्री का कोई पेपर देखोगे, हालांकि उसमें ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया था पीएससी ने, कि गंगा और सोन नदी के बीच जल विभाजन कौन सी पहाड़ी क्षेत्र करते हैं। उन्हीं में से एक क्वेश्चन इसी से संबंधित था। तो सतपुड़ा, विंध्याचल या अरावली और महादेव, इन चारों में से एक आंसर सही है। आप जल्दी कमेंट करके बता दीजिए कि इसमें से कौन सा आंसर आपको सही लगता है, सतपुड़ा, विंध्याचल, अरावली या महादेव। अगर आप मध्य प्रदेश देखोगे तो मध्य प्रदेश में एक पर्वत आता है, उस पर्वत का नाम है आपका कौन सा, विंध्याचल पर्वत। ये जो आपका विंध्याचल पर्वत है, आपके इस विंध्याचल पर्वत की 2 श्रेणियां लगती है। एक जो श्रेणी है उसका नाम है आपकी क्या, कैमूर श्रेणी, और दूसरी जो इसकी श्रेणी आती है उस श्रेणी का नाम है आपकी कौन सी, भांडेर श्रेणी। तो जो कैमूर और भांडेर आती है ये आपके किस पर्वत का भाग है, तो ये भाग है आपके किसके, विंध्याचल पर्वत का। तो जिन लोगों ने इसका आंसर विंध्याचल पर्वत लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। यहाँ पे आप देख लीजिए, ये जो आप पूरा क्षेत्र देख रहे हो ये आपका पूरा किसका लगता है, आपका ये विंध्याचल पर्वत का लगता है, और इसी के अंतर्गत आती है आपकी कौन सी, कैमूर श्रेणी और भांडेर श्रेणी। ये आपकी कैमूर श्रेणी है और इधर ही आती है आपकी क्या, भांडेर श्रेणी। इसलिए इसका आंसर ध्यान रखिएगा, विंध्याचल पर्वत थोड़ा विस्तार ज्यादा है आपके मध्य भारत, ये पूरे जो एरिया है उसी के अंतर्गत आते हैं, एक अवशिष्ट पर्वत के रूप में अब आपको देखने को मिल जाएगा। इसलिए इसका आंसर है आपका विंध्याचल। तो जिन लोगों ने आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बी लगाया उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन से पहले ये हमारी टेस्ट सीरीज है जिसका आप डिस्कशन अभी देख रहे हो। इसमें भी ये सब्जेक्टिव टेस्ट चल रहे हैं, आपको 499 में अवेलेबल होगी। जिन लोगों ने नोट्स लिया उन लोगों के लिए स्पेशल 100 रुपये का डिस्काउंट है। तो आप एग्जाम गुरुजी ऐप पर जाके टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 7, हाँ फ़ोन पर आपको अवेलेबल हो जाएगी, फ़ोन पर ही आप घर बैठ के टेस्ट सीरीज दे सकते हो। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर डिस्कस करें। पहले आप जल्दी इसका आंसर बताइए, इसका आंसर आप लोगों का क्या होगा। नहीं, आप फ़ोन पे बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हो। आप फ़ोन, लैपटॉप जो भी है उससे आप अपनी टेस्ट सीरीज घर बैठकर दे सकते हो। आपको मैं एक नंबर बता दूंगा, आप उस पर कॉल कर सकते हो, या हमारे जो एग्जाम गुरुजी ऐप है आप उस पर जाकर भी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7,
सतपुड़ा पर्वत के पूर्वी विस्तार को क्या कहते हैं? राजपीपला, महादेव, मेकल या अमरकंटक। ये देखिए, अगर आपने अब की बार 2019 का प्री दिया होगा तो ये क्वेश्चन पूछा भी था, लेकिन वो थोड़ा इसी से रिलेटेड क्वेश्चन था। आपने सतपुड़ा पर्वत, अभी मैं मैप में भी बता दूंगा, या इससे पुराने पीछे जब मैंने क्वेश्चन बताया था उसमें भी सतपुड़ा पर्वत था। सतपुड़ा पर्वत की आप देखोगे तो 3 श्रेणियां इसकी लगती। 3 श्रेणियां कौन कौन सी है? यहाँ पे आपकी राजपीपला, राजपीपला के बाद बीच में जो आता है उसका नाम है आपका कौन सा? तो वो है आपका सतपुड़ा। और जो आपका ये वाला क्षेत्र आता है इसको बोलते हैं हम आपका क्या? मेकल। पीएससी ने अब की बार 2019 में क्वेश्चन पूछा था, राजपीपला की जगह पे यहाँ पे बड़वानी की पहाड़ियां लिख कर दिया था, और कई लोग उसी में कंफ्यूज हो गए और अपना क्वेश्चन का आंसर गलत कर दिया। राजपीपला की पहाड़ियों को हम बड़वानी की पहाड़ियों के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसका विस्तार बैतूल तक आपको देखने को मिल जाता है। तो इसका सही क्रम था, क्योंकि पीएससी ने पश्चिम से पूर्व की ओर इसका क्रम पूछा था। लेकिन यहाँ पे तो क्वेश्चन है कि सतपुड़ा पर्वत के पूर्वी विस्तार को क्या कहते हैं? ये सबसे पश्चिमी श्रेणी, ये मध्य श्रेणी है, और ये जो मेकल वाला भाग है ये मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी श्रेणी का भाग आता है। इसी मेकल श्रेणी से आपकी एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम है आपकी कौन सी नदी? आपकी नर्मदा नदी। और ये नर्मदा नदी मेकल श्रेणी से निकलती है, इसी कारण तो हम नर्मदा नदी का एक और नाम देखते हैं, इसका जो नाम है वो है आपका क्या? मेकल सुता। और सतपुड़ा की भी विशेषता बता देता हूँ, इस पर एक पर्वत आता है, उस पर्वत का नाम है आपका क्या? महादेव पर्वत। और महादेव पर्वत पर मध्य प्रदेश सबसे ऊंचा स्थल स्थित है, जिसका नाम है आपकी क्या? धूपगढ़, जिसकी ऊंचाई आप देखते हो कितने मीटर है आपकी? तो इसकी ऊंचाई मिलती है आपको 1350 मीटर। तो मैंने यहाँ पे आपसे पूछा था कि पूर्वी विस्तार को क्या बोलते हैं, तो पूर्वी विस्तार को हम बोलते हैं आपकी क्या? मेकल श्रेणी। इसलिए जिन लोगों ने आंसर मेकल श्रेणी लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। यहाँ पे भी आप देख लीजिए, मैं मैप में बता देता हूँ। ये देखिए, आपको यहाँ पे ये आपको पूरा सतपुड़ा मेकल श्रेणी का ये भाग दिख रहा है, आपको 3D मैप के अंदर हम दिखा भी रहे हैं। यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ से आप इसे तोड़ दीजिए, बुरहानपुर दर्रे के पास से ये राजपीपला या बड़वानी की पहाड़ियाँ, इधर वाला भाग ये जो आपका पूरा देख रहा है ये आपका सतपुड़ा वाला क्षेत्र है आपका, और ये जो आप पूरा क्षेत्र देख रहे हो ये आपका मेकल पहाड़ी के अंतर्गत आता है, इसलिए इसका आंसर होगा मेकल श्रेणी। तो जिन लोगों ने आंसर मेकल श्रेणी दिया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर है, निम्न में से कौन सा सही क्रम है? अब आपको ये सही क्रम भारत के भूगोल में भी याद रखना है और मध्य प्रदेश के भूगोल में भी याद रखना है, तो दोनों में आपको काम देगा। मेंस में भी इसका अच्छा खासा उपयोग आपको देखने को मिलेगा। तो सही क्रम आपको चट्टानों को बताना है कि चट्टानों के आने का सही क्रम क्या है। यहाँ पे देखिए, मैं आपके सामने क्रम लिखता हूँ। सबसे पहले आपकी जो पृथ्वी पर चट्टानें आई उन चट्टानों का नाम था आपका आर्कियन क्रम की। आर्कियन क्रम के बाद जो चट्टानें बनी उन चट्टानों का नाम था आपकी धारवाड़ क्रम की चट्टानें। धारवाड़ क्रम की चट्टानों के बाद जो आई आपकी उनका नाम है आपकी कुडप्पा क्रम की चट्टानें। कुडप्पा के बाद जो चट्टानें आई उनका नाम है आपकी क्या? विंध्यन क्रम की चट्टानें। और विंध्यन क्रम के बाद जो चट्टानें आई उनका नाम है आपकी क्या? गोंडवाना क्रम की चट्टानें। और गोंडवाना क्रम के बाद जो चट्टानें आई उनका नाम है आपकी क्या? दक्कन ट्रेप की चट्टानें। ये चट्टानों के आने का क्रम है। अब इसमें आप आर्कियन क्रम की चट्टानें, क्योंकि इन्हें मौलिक चट्टान बोलते हैं, प्राथमिक चट्टान भी बोलते हैं, क्योंकि सबसे पहले जब पृथ्वी बनी तो उस समय जो चट्टानों का निर्माण हुआ उन चट्टानों का नाम था आर्कियन क्रम की चट्टानें। ये बहुत कठोर चट्टानें थी, इनके अंदर रंध्र नहीं थे, इस कारण इनमें किसी भी प्रकार के खनिज नहीं मिलते। आर्कियन क्रम की चट्टानों से ही धारवाड़ क्रम की चट्टानें बनी। आप जितने भी आप आज धात्विक खनिज देखते हो, लोहा, तांबा, मैग्नीज, जस्ता, ये सभी के सभी आपको किस क्रम की चट्टानों में मिलते हैं? धारवाड़ क्रम की में। आप जो अभ्रक नामक देखते हो, अभ्रक जहाँ पे मिलता है वो कुडप्पा में मिलता है, साथ ही कुछ क्षेत्र में इसमें हीरा भी मिलता है, लेकिन बहुत कम क्षेत्र में। अगर आप यहाँ पे विंध्यन क्रम की चट्टानें देखोगे तो विंध्यन क्रम की चट्टानों में आपके यहाँ पे हीरा मिलेगा, गोंडवाना क्रम की चट्टानों में कोयला, दक्कन ट्रेप की चट्टानें लावा से निर्मित है। इसी कारण इसमें किसी प्रकार के खनिज नहीं पाए जाते। इसी कारण मध्य प्रदेश का पश्चिमी भाग, जिसका नाम मालवा क्षेत्र है, वो दक्कन ट्रेप की चट्टानों से निर्मित है। इसी कारण इंदौर, देवास, धार, ये जो एरिया इसमें आपको किसी प्रकार के कोई खास खनिज देखने को नहीं मिलते। उसका प्रमुख कारण है दक्कन ट्रेप की चट्टानें। तो इसका सही क्रम होगा आर्कियन, धारवाड़, कुडप्पा और विंध्यन। तो जिन लोगों ने इसका आंसर बी लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन 8 का आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर हम बढ़ रहे हैं, इसका आंसर आप दीजिएगा। अविभाजित मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती थी? जब छत्तीसगढ़ हमारे पास था या छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का हिस्सा था, तब आप अगर देखोगे तो मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती थी? अब आप बता दीजिए, क्योंकि अभी 5 से तो हम साझा कर ही रहे हैं,
5 में आप देखते हो कि मध्य प्रदेश की सीमा छत्तीसगढ़ से लग रही है, छत्तीसगढ़ के बाद आपकी यूपी से लग रही है, राजस्थान से, गुजरात से, महाराष्ट्र से, इन राज्यों से भी हमारी सीमा लगती है। 5 तो अभी है ही सही, लेकिन 2 और राज्य पहले हमसे सीमा साझा करते थे। उन 2 राज्यों के नाम थे आपका, एक जो आपका राज्य हुआ करता था उसका नाम था आपका क्या, आंध्र प्रदेश, और जो दूसरा राज्य हुआ करता था उस राज्य का नाम था आपका क्या, उड़ीसा। तो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा इन दोनों राज्यों की सीमा उस समय भी लगती थी। तो 5 और 2 7, तो टोटल जो आपके 7 राज्य थे वो आपके मध्य प्रदेश से क्या करते थे, सीमा साझा करते थे। इसलिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर जिन लोगों ने सी लगाया उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 10 अब आपकी स्क्रीन पर है। निम्न में से किस तारीख को सूर्य का उत्तरायण होने लगता है? ये आपको बहुत काम का क्वेश्चन है, क्योंकि अगर आप देखोगे 2015 का जो प्री का पेपर आप देखिएगा, 2015 में पूछा भी था, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन था। अगर आपको ये क्वेश्चन का आंसर पता है तो इससे संबंधित 4 क्वेश्चन के आंसर आपको पता होंगे। जैसे आप ग्लोब देखते हो तो ग्लोब में आप यहाँ पे देखते हो ये बीचों बीच में जो रेखा है, इस रेखा का नाम है आपकी विषुवत रेखा अर्थात 0 डिग्री। ये जो रेखा है इसका नाम है आपकी क्या, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। और ये जो आपकी नीचे वाली रेखा है इसका नाम है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। जो आपके सूर्य का आपका चलना होता है, इसी के बीच में आपकी सूर्य की किरणों की गति होती है। इससे ऊपर हमेशा आपकी तिरछी किरणें पहुंचती है, लंबवत किरणें यहाँ पर नहीं पड़ती है। तो दिन और रात की अवधि इसी के अनुसार निर्धारित होती है कि किस गोलार्ध में दिन बड़ा होगा या किस में छोटा होगा। तो ध्यान रखिएगा, मैं आपको 2 डेट बता देता हूँ। एक जो आपकी डेट है वो है आपकी क्या, 21 मार्च। 21 मार्च के बाद एक जो डेट है उसका नाम है आपका 23 सितंबर। 21 मार्च और 23 सितंबर 2 डेट ऐसी होती है जिसमें जो सूर्य की किरणें है वो आपकी जो विषुवत रेखा है इस पर बिल्कुल लंबवत चमकती है। 21 मार्च के बाद सूर्य का उत्तरायण होने लगता है। और आप जानते हो जो 21 जून की स्थिति आती है, 21 जून को सूर्य जो है हमारी कर्क रेखा उस पर बिल्कुल लंबवत चमकने लगता है। और जो 22 दिसंबर की स्थिति आती है तो 22 दिसंबर को सूर्य आपकी मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। 21 जून उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है और जो 22 दिसंबर होता है वो दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। अब मैंने यहाँ पे आपसे पूछा है कि किस तारीख को सूर्य उत्तरायण होने लगता है, तो आप 21 मार्च के बाद देखिएगा सूर्य का उत्तरायण होना प्रारंभ हो जाता है। अर्थात 3 मंथ में जो सूर्य की किरणें हैं वो आपकी कर्क रेखा पर पहुंच जाती है। इसलिए 21 जून उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन है। लेकिन कब से उत्तरायण हो रहा है सूर्य, तो सूर्य के उत्तरायण होने की जो डेट है वो है आपकी 21 मार्च। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर 21 मार्च लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर हम बढ़े तो निम्न में से किस क्षेत्र की जलवायु को हम सम जलवायु कहा जाता है? तो किस क्षेत्र की जलवायु को सम जलवायु क्षेत्र कहते हैं? आपने 7 भौतिक विभाग पढ़े हैं, जिसमें आपने अगर इतिहास पढ़ा होगा तो इतिहास में आपने फाहियान जो आपके गुप्त काल के शासक थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, उनके समय से भी इसका आप अगर आपने इतिहास पढ़ा तो उससे भी आप इसका आंसर निकाल सकते हो। आपने पढ़ा होगा एक स्टेटमेंट फाहियान ने बोला था कि मध्य भारत की जलवायु सबसे अच्छी जलवायु है। और आप जानते हो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का जो राज्य क्षेत्र था वो हमारा उज्जैन क्षेत्र था, और जो उज्जैन क्षेत्र आता है वो मालवा के पठार के अंतर्गत आता है। इसीलिए फाहियान ने जो आपका मालवा का पठार या मध्य प्रदेश का मध्य भाग था उसकी जलवायु को सबसे अच्छा बताया था। तो अर्थात उसकी जलवायु सम जलवायु क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ पे गर्मी में गर्मी भी कम पड़ती है और सर्दी में सर्दी भी साधारण होती है। इसीलिए मध्य प्रदेश का सबसे अच्छा क्षेत्र होता है आपका मालवा का पठार। इसीलिए देखिए मध्य प्रदेश का सबसे समृद्ध क्षेत्र भी यही मालवा का पठार है। आप मध्य प्रदेश के जितने भी विकसित जिले देखोगे, जैसे कि आप भोपाल देखते हो, इंदौर देखते हो, देवास देखते हो, उज्जैन देखते हो, ये मध्य प्रदेश के सबसे समृद्ध क्षेत्र है। क्यों इनको हम समृद्ध मानते हैं? क्यों? पहली बात तो ये अच्छा एक मैदानी क्षेत्र, यहाँ की जलवायु अच्छी है। तो जिस क्षेत्र की जलवायु अच्छी होती है वहाँ का जो क्षेत्र होता है वो विकास का प्रदेश होता है, अर्थात जनसंख्या कम आलस्य वाली होती है। इसीलिए हम जो मालवा का पठार है उसको हम सम जलवायु का क्षेत्र बोलते हैं। उत्तर का मैदान नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे गर्मी में गर्मी भी ज्यादा होती है और सर्दी में सर्दी भी ज्यादा। तो गर्मी में गर्मी ज्यादा होती है तो ये आलस्य का प्रदेश होता है। विंध्याचल की जलवायु भी सेम टू सेम है मालवा की तरह, लेकिन फिर भी मालवा से अच्छी नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हो ये उत्तर का मैदान है, यहाँ पे आपकी अधिक गर्म जलवायु का क्षेत्र है ये पूरा के पूरा, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। ये जो मालवा का पठारी क्षेत्र है ये आपका बिल्कुल सम जलवायु का क्षेत्र है, इसलिए इसका आंसर मालवा का क्षेत्र होगा। ये आपका विंध्य पहाड़ी क्षेत्र है, ये आपका नर्मदा घाटी क्षेत्र है। इसका आंसर जिन लोगों ने ए दिया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 12, मध्य प्रदेश में अधिकांश वर्षा किन महीनों में होती है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है आप लोगों के सामने कि मध्य प्रदेश में अधिकांश वर्षा किन माह में होती है।
जुलाई दिसंबर, अप्रैल अगस्त, दिसंबर जनवरी या जून सितंबर। अगर आप थोड़ा सा भी लॉजिक लगाओगे तो क्वेश्चन का आंसर आप बिल्कुल आसानी से इसे निकाल लोगे, क्योंकि आप देखते हो कि जुलाई से दिसंबर इतनी लंबी बारिश तो हमारे यहाँ पर होती ही नहीं है। जुलाई सितंबर अक्टूबर से मानसून के लौटने का काल हो जाता है। अप्रैल अगस्त नहीं हो सकता क्योंकि अप्रैल में बारिश होती नहीं है, अगस्त में भले ही होती है। दिसंबर जनवरी भी नहीं हो सकता क्योंकि हमारे यहाँ पे लौटते मानसून से बारिश नहीं हो सकती। तो सिंपल सा इसका आंसर होगा आपका क्या, जून से सितंबर। तो मध्य प्रदेश में जून से सितंबर के माह में अधिक वर्षा होती है, इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर डी लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर 13, मध्य प्रदेश में वर्षा निम्न में से किस मानसून के कारण होती है? आपने भारत का भूगोल अगर आपने पढ़ा है तो भारत के भूगोल में ये आप भारत का यहाँ पे मैप में देखिए, ये आपका इधर वाला जो क्षेत्र लगता है इसका नाम है आपका क्या, अरब सागर क्षेत्र। इधर वाला जो क्षेत्र लगता है इसका नाम है आपकी क्या, बंगाल की खाड़ी का क्षेत्र। मानसून की इधर वाली ये जो शाखा आती है, इस शाखा का नाम है आपकी क्या, दक्षिण पश्चिम मानसून की शाखा। और ये दक्षिण पश्चिम मानसून की शाखा दो भागों में बढ़ जाती है। इधर वाली शाखा को बोलते हैं हम अरब सागर की शाखा और इस शाखा को बोलते हैं हम बंगाल की खाड़ी की शाखा। अगर आप भारत में सबसे ज्यादा वर्षा देखोगे तो अधिकांशतः पश्चिम भाग में जो वर्षा होती है वो आपकी अरब सागर की शाखा से होती है। लेकिन अगर आप मध्य प्रदेश का पूर्वी भाग देखोगे, जिसे हम बघेलखंड या विंध्याचल पर्वत वाला क्षेत्र कहते हैं, यहाँ पर जो वर्षा होती है वो अरब सागर की शाखा से भी होती है और बंगाल की खाड़ी की शाखा से भी होती है। अर्थात अगर आप देखोगे तो मध्य प्रदेश में बंगाल की खाड़ी की शाखा से भी वर्षा हो रही है और अरब सागर की शाखा से भी वर्षा हो रही है। लेकिन ज्यादा का पूछा जाए तो अरब सागर, लेकिन यहाँ पे पूछा है कि निम्न में से किस मानसून के कारण होती है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका क्या, ए और बी दोनों। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर ए और बी लगाया उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। अगर ज्यादा का पूछ लिया जाए तो ज्यादा वाली जो शाखा होती है हमारे यहाँ, उस शाखा का नाम है आपकी क्या, अरब सागर की शाखा। अगले क्वेश्चन की ओर हम चले। अगला क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर, ये हमारी टेस्ट सीरीज है जो 2020 को प्री को ध्यान में रखकर बनाई है। 499 रुपये में आपको अवेलेबल होगी। 125 टेस्ट है। जिन लोगों ने हमारे नोट्स लिए उन लोगों को ये 399 रुपये, अर्थात उन लोगों को 100 रुपये का हमने स्पेशल डिस्काउंट दिया है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 14, प्रसिद्ध पर्यटक स्थल पचमढ़ी और अमरकंटक राज्य के किस जलवायु प्रदेश में सम्मिलित है? आप देखिए, अगर आपने मध्य प्रदेश को जलवायु के आधार पर विभाजन पढ़ा है तो 4 भागों में हमने मध्य प्रदेश को जलवायु के आधार पर बांटा है। लेकिन ये 4 नाम मैं आपको आगे बताऊंगा क्योंकि इससे संबंधित एक क्वेश्चन आगे आने भी वाला है। तो वैसे तो 4 नाम आपके पास स्क्रीन पर आपको दिख ही रहे हैं, ए बी सी डी, चारों के चारों। मैंने पूछा है कि पचमढ़ी और अमरकंटक, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो वर्षा का आप ज्यादा देखोगे, क्योंकि वर्षा भी आपको कई प्रकार की देखने को मिलती है। पर्वतीय वर्षा होती है, चक्रवातीय वर्षा होती है, संवहनीय वर्षा होती है। तो मध्य प्रदेश में चक्रवाती वर्षा भी होती है, पर्वतीय भी होती है, संवहनीय भी होती है। लेकिन अगर आप ज्यादा देखोगे तो सबसे ज्यादा वर्षा वाला जो क्षेत्र होगा वो होगा आपका क्या, पर्वतीय वर्षा का क्षेत्र। क्योंकि अगर कोई सी भी वायु होगी जब अपने साथ आर्द्रता लेकर चलती है तो जैसे ही इस पर्वत वाले भाग से टकराती है तो वायु ऊपर जाती है, ऊपर जाकर फैलती है और फैलकर आपके इस वाले क्षेत्र पर आपकी क्या करती है, वर्षा करती है। तो आप भारत में जहां पर भी पर्वतीय क्षेत्र ज्यादा होंगे वहीं पर वर्षा आप ज्यादा देख लीजिए। भारत में भी बोल रहा हूं मैं, क्योंकि आप देखिए मासिनराम मेघालय, गारो खासी, जैंतिया पहाड़ी, ये भी आपका पूरा पर्वतीय क्षेत्र है। यहाँ पर भी आपकी वर्षा ज्यादा है। अब विश्व का सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान है क्योंकि 1000 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। लेकिन मध्य प्रदेश में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा कहाँ पर होती है, आपके पचमढ़ी क्षेत्र में। आप देखिए पचमढ़ी भी पूरा पर्वतीय क्षेत्र, विंध्याचल की पहाड़ियां, सतपुड़ा की पहाड़ी आपको देखने को मिलती है। जब पूरा क्षेत्र आपका पर्वतीय तो वर्षा भी ज्यादा है। तो यहाँ पे मैंने पूछा प्रसिद्ध पर्यटक स्थल पचमढ़ी और अमरकंटक राज्य के किस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं? तो मालवा के पठार में आपके नहीं आते हैं, उत्तर मैदानी क्षेत्र में नहीं आते, नर्मदा में भी नहीं आते। ये आएंगे आपके कौन से क्षेत्र के अंतर्गत, आपके विंध्य क्षेत्र के अंतर्गत। तो जिन लोगों ने इसका आंसर विंध्य क्षेत्र लगाया उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है कि मध्य प्रदेश के सर्वाधिक वर्षा वाले जिलों के युग्म को पहचानिए। आपको सर्वाधिक वर्षा वाले जिले बताने हैं कि सबसे ज्यादा वर्षा मध्य प्रदेश में कहाँ पर होती है। आपको सर्वाधिक वर्षा वाले जिले की अगर हम बात करें तो कौन कौन से आपको बताने, 4 विकल्प आपके पास है। पहला विकल्प है भिंड मुरैना, दूसरा मंडला बालाघाट, तीसरा रतलाम मंदसौर और चौथा आपका ये सभी। अगर आप ये क्लास अभी अच्छे से देख रहे हैं तो आप लोगों को इसका आंसर जरूर पता होगा। मैंने आपको एक छोटा सा क्लू भी दिया था कि मध्य प्रदेश का जो पूर्वी भाग है, जिसे आप बघेलखंड का पठारी क्षेत्र बोलते हो, इस बघेलखंड के
पठारी क्षेत्र में दोनों शाखाओं से वर्षा आपको प्राप्त हो जाएगी। एक शाखा आपकी अरब सागर की शाखा भी यहाँ पे बरसती है और आपकी बंगाल की खाड़ी की शाखा से भी यहाँ पे वर्षा होती है। तो भिंड मुरैना की अगर आप बात करोगे तो ये तो मध्य भारत पठार का हिस्सा है। मंडला बालाघाट की बात करोगे तो स्वाभाविक बात है, मंडला और बालाघाट मध्य प्रदेश के पूर्वी जिले, आप मैप में भी देख सकते हो इन जिलों को। यहाँ पे आप देख लीजिए, ये आपका जिला है बालाघाट, आपका इधर आपका जिला लगता है आपका कौन सा, मंडला। तो मध्य प्रदेश का ये सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान है। तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वर्षा आपके मंडला बालाघाट के अंतर्गत होती है। तो जिन लोगों ने इसका आंसर मंडला और बालाघाट, या अगर ऐसा भी आ जाए कि किस पठारी क्षेत्र में, तो पठारी क्षेत्र के हिसाब से देखोगे तो आपका बघेलखंड का पठार। इसीलिए आप देखिए जो बालाघाट जिला है वो सबसे ज्यादा आपका धान का उत्पादन करता है, क्योंकि जो धान की फसल होती है उसके लिए 125 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा चाहिए और बालाघाट या पूर्वी पठारी क्षेत्र में इतनी वर्षा होती है। इसलिए इसका आंसर आपका क्या होगा, बी। तो जिन लोगों ने इसका आंसर मंडला और बालाघाट लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर है। जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश में कितनी ऋतुएं पाई जाती है? जलवायु के आधार पर आपको मध्य प्रदेश की ऋतुएं बतानी है, 2, 3, 4 और 6। अभी भी मैंने आपको इससे पहले भी बताया ही है। इसका आंसर आप सभी लोग सही देंगे मुझे उम्मीद है, क्योंकि हम इसका भी डिस्कशन कर भी चुके हैं कि जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश में कितनी ऋतुएं पाई जाती है। तो वैसे तो आप देखिए 3 ही ऋतुएं होती है, एक तो ग्रीष्म ऋतु होती है, एक शीत ऋतु होती है और एक वर्षा ऋतु होती है। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो वर्षा ऋतु है वो कोई स्पेशल ऋतु नहीं मानी जाती है, लेकिन फिर भी हम इसको तीसरी ऋतु के अंतर्गत काउंट करते हैं। इसलिए इसका आंसर 3 होगा, क्योंकि आप जब विश्व का भूगोल पढ़ोगे तो जो वर्षा हमारे यहाँ पर होती है वो किसके अंतर्गत होती है आपकी, तो वो होती है आपकी किसमें, ग्रीष्म ऋतु में। तो विशेषकर तो 2 ही ऋतु होती है, लेकिन आप एमपी के परिप्रेक्ष्य में देखोगे तो 3 ऋतु आपको देखने को मिलेगी। ग्रीष्म ऋतु भी आप देख सकते हो, दूसरी आपकी जो ऋतु है उसका नाम है वर्षा ऋतु, और एक जो ऋतु है उसका नाम है आपकी क्या, शीत ऋतु। इन ऋतुओं के हमारे यहाँ पे कुछ स्थानीय नाम भी है, जैसे शीत को हमारे यहाँ पे सियाला बोलते हैं, ग्रीष्म ऋतु को हमारे यहाँ पे क्या बोलते हैं आपके उनाला, और जो वर्षा ऋतु होती है उसे हम क्या बोलते हैं आपका चौमासा। ये हमारे यहाँ पे स्थानीय नाम है। जो आप गाँव में मजदूर वगैरह देखते हो वो ग्रीष्म से वर्षा शीत नहीं समझते, वो सियाला, उनाला और यूनाला के नाम से इन्हें जानते हैं। तो जिन लोगों ने इसका आंसर 3 लगाया उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 17, सूर्य की किरणें किस रेखा पर लंबवत पड़ने पर मध्य प्रदेश में अधिक गर्मी पड़ती है? अगर आप देखोगे कि कौन सी किरणें अगर हमारे यहाँ एमपी की किस रेखा पर ज्यादा पड़ेंगे तो हमारे यहाँ पे गर्मी अधिक पड़ेगी। जैसे अभी आप देख रहे हो हमारे यहाँ पे गर्मी का लेवल धीरे धीरे आप क्या कर रहा है, बढ़ता जा रहा है। क्यों बढ़ता जा रहा है? क्योंकि आपने देखा है कि 21 मार्च के बाद सूर्य क्या होने लगता है आपका, तो 21 मार्च के बाद सूर्य दक्षिणायन होने लगता है और 21 जून को उत्तरायण होने लगता है, दक्षिणायन भूल गया मैंने, उत्तरायण होने लगता है। और जो आपका 21 जून की स्थिति आती है, 21 जून को जो सूर्य वो कहाँ पे पहुंच जाता है आपका कर्क रेखा पे। इसलिए आप जून की गर्मी याद रखिएगा, क्योंकि जून में गर्मी भी आपको लगेगी, प्लस आपको जो उमस वगैरह उसका भी महसूस होता है। इसलिए आपका पढ़ने पर या किस रेखा पर लंबवत पढ़ने पर अधिक गर्मी लगेगी, तो ये लगेगी आपको कर्क रेखा पर। और जैसे ही आपका ये सूर्य की किरणें इस रेखा पर पड़ने लगेगी आपकी दिसंबर में, तो मध्य प्रदेश में सर्दी बढ़ने लगती है, अर्थात उत्तरी गोलार्ध सर्द हो जाता है और दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी पड़ने लगती है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर होगा आपकी कर्क रेखा। तो जिन लोगों ने कर्क रेखा आंसर लगाया उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 18, सूर्य के उत्तरायण होने से मध्य प्रदेश की जलवायु में क्या परिवर्तन होगा? सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर सूर्य उत्तरायण, आपने सूर्य का उत्तरायण होना और दक्षिणायन होना दोनों सुना है तो जल्दी कमेंट करके बताइए कि सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन होने से मध्य प्रदेश की जलवायु में क्या परिवर्तन आएगा। तो देखिए, क्या तापमान में मध्य प्रदेश में वृद्धि होगी, तापमान में कमी होगी, तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, या उपरोक्त में से कोई नहीं। सूर्य का आप उत्तरायण होना देखोगे तो 21 मार्च के बाद आपका सूर्य उत्तरायण होने लगता है। जब सूर्य 21 मार्च के बाद उत्तरायण होगा तो स्वाभाविक बात है उत्तरी गोलार्ध का तापमान बढ़ने लगेगा। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपके मध्य प्रदेश के तापमान में वृद्धि होगी, या उत्तरी भारत या संपूर्ण उत्तरी गोलार्ध के तापमान में वृद्धि होगी। और अगर आप 23 सितंबर के बाद देखोगे, क्योंकि सूर्य वापस यहाँ से यहाँ तक आने में 3 मंथ लग जाएंगे, क्योंकि जून में कर्क रेखा पर, सितंबर में वापस मकर पे और वापस विषुवत पे, और 22 दिसंबर को वापस मकर पे पहुंच जाता है। इसलिए यहाँ पर ध्यान रखिएगा, 23 सितंबर के बाद हमारे यहाँ पे सर्दी का मौसम आने लगे। मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है?
पहले भी आपको इसका आंसर पता चल ही चुका है कि मध्य प्रदेश को, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्वेश्चन पूछा है कि जलवायु के आधार पर कितने भागों में बांटा है, 3 भागों में, 4 भागों में, 6 भागों में या 7 भागों में। तो यहाँ पर देखिएगा, एक आपका उत्तर का मैदानी क्षेत्र आता है मध्य प्रदेश के अंतर्गत, दूसरा आपका मालवा का पठारी क्षेत्र आता है, मालवा का पठारी क्षेत्र आता है, तीसरा आपका जो क्षेत्र आता है उसका नाम है आपका नर्मदा घाटी क्षेत्र, और चौथा जो क्षेत्र है उसका नाम है आपका क्या, विंध्य क्षेत्र या विंध्य प्रदेश। तो इन 4 भागों में हमने मध्य प्रदेश को बांटा है, इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर 4 लगाया उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आप देख भी सकते हो, ये जो क्षेत्र आप देख रहे हो ये पूरा आपका बुंदेलखंड और जो मध्य भारत का पठारी क्षेत्र आता है, ये संपूर्ण क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है, आपका उत्तरी मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत। ये जो आप क्षेत्र देख रहे हो ये क्षेत्र आता है आपका मालवा का पठार। ये जो आप यहाँ पे क्षेत्र देख रहे हो ये आपका कौन सा, नर्मदा घाटी क्षेत्र। और ये पूरा क्षेत्र आप देख लीजिए, ये जो क्षेत्र आपका आएगा ये किसके अंतर्गत आता है, आपका विंध्य प्रदेश के अंतर्गत। तो हमने मध्य प्रदेश को जलवायु के आधार पर 4 भागों में बांटा है। तो जिन लोगों ने इसका आंसर 4 लगाया उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित समूह में से कौन सा निम्न वर्षा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अभी आपने मध्य प्रदेश का सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान पढ़ा है, अब उसी से रिलेटेड है कि सबसे कम वर्षा वाला स्थान या जिले आपको इनमें कौन से लगते हैं। सबसे पहला आपको विकल्प दिख रहा होगा रीवा, सतना और सीधी, रीवा, सतना, सीधी, या दूसरा विकल्प भिंड, मुरैना, ग्वालियर, तीसरा आपका जबलपुर, इंदौर, देवास, चौथा आपका बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा। अगर आप मध्य प्रदेश का मध्य भाग, ये ऊपर वाला भाग अगर आप देखते हो जिसके अंदर आपका भिंड, मुरैना, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, ये मध्य प्रदेश के सबसे कम वर्षा वाले क्षेत्र हैं। तो सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र हमने आपसे यहाँ पे पूछा था, क्योंकि निम्न वर्षा अर्थात कम वर्षा, तो इसका आंसर होगा भिंड, मुरैना और ग्वालियर। तो जिन लोगों ने इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 20 का बी लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। अब मैं आपके 2 मिनट 3 मिनट आपके कमेंट्स, आपके जो क्वेश्चन है आप वो पूछ सकते हो, टेस्ट सीरीज या कोर्स से रिलेटेड या अपनी पढ़ाई से रिलेटेड, तो मैं आपको आपका क्वेश्चन का आंसर दूंगा। ये हमारी आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज अवेलेबल है जो कि आपको 499 रुपये में प्राप्त होगी। अभी इसके सब्जेक्टिव टेस्ट चल रहे हैं, आप लोगों को बहुत हेल्प करेगी आपकी पढ़ाई में। सिंपल, बहुत सस्ती टेस्ट सीरीज आप जहाँ पे देखिए कई संस्थान 7-7 हज़ार रुपये आपसे टेस्ट सीरीज के ले लेते हैं और आपको ज़्यादा से ज़्यादा 20 टेस्ट देने को मिलते हैं। वहीं हम आपको 125 टेस्ट 499 रुपये में अवेलेबल करा रहे हैं। और साथ में जिन लोगों ने हम लोगों से नोट्स परचेज किए उन लोगों के लिए स्पेशल डिस्काउंट है 300 रुपये का, तो उन लोगों को 399 रुपये में प्राप्त होगी। हमारा आप लोगों के लिए कोर्स भी अवेलेबल है, MP PSC प्री 2020 के प्रिंटेड नोट्स आपको 998 रुपये में प्राप्त होंगे, प्लस आपको MP PSC प्री का कोर्स 2999 रुपये में प्राप्त हो जाएगा। SI का भी कोर्स हमारे यहाँ अवेलेबल है जिसकी टेस्ट सीरीज भी आप अवेलेबल है। आप एग्जाम गुरुजी ऐप पर जाकर दोनों बाय कर सकते हो, आपकी पढ़ाई में हेल्प होगी, आप घर बैठ के आसानी से तैयारी कर सकते हो। हाँ, कल का टॉपिक मैं आपको बता देता हूँ। टॉपिक में भी आपको बता रहा हूँ, अभी आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो। अच्छा, जिन लोगों ने कोर्स, चलिए मैं सर से बात करके आपको बता दूंगा। दो 2019 वालों के लिए डिस्काउंट नहीं है, 2020 वालों के लिए हम डिस्काउंट अवेलेबल करा रहे हैं, क्योंकि 2019 में हम लोगों वैसे ही आप लोगों को घर नोट्स पहुंचा चुके हैं। अब ये पूरा जो कोर्स है वो आपका 2020 के लिए अवेलेबल है, इसलिए जिन लोगों ने 2020 का कोर्स लिया उन लोगों के लिए ही डिस्काउंट अवेलेबल है। चलिए आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत। अपने घर में रहिए और अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहिए।